अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। हेलो दोस्तों, क्या आत्महत्या वाकई ही दुर्लभ बीमारियों को दूर करने का एक आसान तरीका है? क्या आत्माओं की दुनिया से हमेशा मैसेज एक एनाग्राम या प्राचीन साइन के रूप में इस दुनिया में आता है? क्या ये साइन कभी कभी हमें वो बता सकते हैं कि उनका क्या मतलब है? ऐसे ही कुछ ना पूछे जाने वाले सवालों का केंद्र है मूवी द ऑफरिंग। जेमी जो एक रिपोर्टर है जिसकी बहन की अचानक मौत हो गई है, लेकिन उसकी बहन की बेटी का कहना है कि उसकी माँ 7 दिन बाद वापस लौटेगी। अब क्या है उस बच्ची की माँ की मौत का रहस्य और क्या वो मरने के 7 दिन बाद वापस लौटेगी? आज के इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में हम इसी राज को जानेंगे। आज हम बात करेंगे मूवी द ऑफरिंग की। तो चलिए निकल पड़ते हैं इस मूवी की हॉरर कोस्टर राइड पे। कैरेक्टर सेक्शन में है जेमी जो एक रिपोर्टर है, सैम एना का पति और केटी एना की बेटी, और एक फादर जिनका नाम है डिसिल्वा। कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सॉर्सिज्म से, जहां फादर एक आदमी पे एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं और इसी दौरान उस आदमी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जेमी जो एक रिपोर्टर है, उसको सैम का एक मैसेज आता है कि उसकी बहन के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है और उसकी अचानक मौत हो गई है, और वो जेमी को जल्दी आने के लिए कहता है। जेमी सिंगापुर आती है और वहाँ उसको उसकी बहन एना की लाश दिखाई जाती है, जिसको देख के जेमी बहुत दुखी हो जाती है। तब उसको डॉक्टर्स बताते हैं कि मरते वक्त एना का फेस प्लास्टिक बैग से ढका हुआ था। रिपोर्ट से पता लगता है कि एना ने सुसाइड किया था, जिसकी वजह थी एफिक्सिएशन, यानी वो स्टेट जहां ऑक्सीजन शरीर में कम हो जाती है और दम घुटने लगता है। जेमी ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसको एना के मरने से पहले का वीडियो दिखाते हैं। एना का वेबकैम ऑन रह गया था, जिसकी वजह से उसका ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि एना ने खुद का ही गला दबा के खुदकुशी कर ली थी। यहाँ हमें पता लगता है कि एना को हंटिंगटन नाम की बीमारी है, जिसमें ब्रेन सेल्स मर जाते हैं, जिसके सिम्टम्स हैं मेंटल और मूड का बदलना और कोऑर्डिनेट ना कर पाना। जेमी एना के घर पहुंचती है, जहां उसको एना की बेटी केटी और उसका पति सैम मिलता है, जिसने जेमी को मेल करके एना की डेथ के बारे में बताया था। जेमी सैम से कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि सैम और एना अलग हो चुके थे और जेमी को इस बात का गुस्सा था कि सैम ने उसकी बहन को छोड़ दिया था। केटी जेमी से बोलती है कि उसकी मम्मी वापस आएंगी 7 दिन बाद और रोने लगती है। तब जेमी उसको शांत करवाती है। केटी को भी अपनी माँ की तरह हंटिंगटन नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाती और उसके लिए उसके पेट में एक पाइप लगी होती है, जिसके थ्रू उसको फीड करवाया जाता है। एक रात केटी जब सो रही होती है, तब उसके कमरे में टॉर्च की लाइट अंदर आती है, जलती बुझती हुई। केटी जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसको पेड़ से एक लटकी लाश दिखती है। उधर कॉन्फ्रेंस में फादर डिसिल्वा गॉड के एग्जिस्टेंस और टावर ऑफ बेबल को डिस्कस कर रहे होते हैं। दोस्तों, टावर ऑफ बेबल को अहंकार का एक टावर भी कह सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जहां उनको एक और फादर मैथ्यू मिलते हैं जो इंटरनेट स्पेशलिस्ट हैं, जो बताते हैं कि टावर ऑफ बेबल बढ़ रहा है। वो चर्च की एक वेबसाइट दिखाते हैं जिसको हैक किया गया था और उस वेबसाइट पे लिखा था टावर इज राइजिंग। फादर डिसिल्वा ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। सैम को बेसमेंट में एक आदमी की तरह खड़े सामानों का ढेर मिलता है, जिसको देख के वो डर जाता है। सैम को वहाँ उस घर के पुराने मालिक की फोटो मिलती है। दूसरे दिन वो तीनों एना के फ्यूनरल पे जाते हैं, जहाँ केटी अपनी माँ को मरा हुआ देख के बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। जेमी और सैम केटी को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उसकी माँ भगवान के पास चली गई है और अब कभी नहीं लौटेगी। आखिर एक छोटी बच्ची के लिए विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ हमें पता लगता है कि जेमी गॉड पे विश्वास नहीं रखती है। केटी बाहर अकेले झूले पे बैठी होती है, जब ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई झूले पे बैठा है, लेकिन वो दिखता नहीं है और केटी को झूले पे एक बुक मिलती है। जेमी एना का वही वीडियो देख रही होती है जिसमें एना ने आत्महत्या की थी। उसको कुर्सी पे एक निशान मिलता है, वही सेम निशान उस कुर्सी पे बना होता है जिसपे जेमी बैठी होती है, यानी एना ने इसी कुर्सी पे बैठ के आत्महत्या की थी। जेमी जब उस निशान को कैमरे से देखती है तो उसको वहाँ पे किसी का हाथ नजर आता है, लेकिन वो एक ही पल में गायब हो जाता है। जेमी नेट पे सर्च करती है, जहां उसको एक रवि शर्मा नाम के आदमी की पोस्ट मिलती है, जिसने लिखा होता है कि अगर कोई इस निशान के बारे में जानता है तो वो उससे कांटेक्ट करे, और जेमी उस पोस्ट का रिप्लाई देती है। उधर फादर डिसिल्वा मैथ्यू से मिलते हैं, जहां मैथ्यू बताता है कि ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ। आज सुबह 3 चर्चेस की वेबसाइट पे भी अटैक हुआ और उनको हैक कर लिया गया। मैथ्यू कहता है कि ये कोई प्रैंक अटैक नहीं है, इस अटैक में ऐसा कोड है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। तब मैथ्यू टावर ऑफ बेबल के बारे में फादर डिसिल्वा से पूछता है, जिसपे फादर डिसिल्वा कहते हैं कि वो टावर कई टावर को मेंशन करता है।
तब मैथ्यू बताता है कि बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की एक भाषा है जिसमें 1 और 0 होते हैं जो मिलकर एक भाषा बनाते हैं, जैसे लाइट ऑन एंड ऑफ की जाती है। आप कोई भी भाषा बोलते हैं, चाइनीज, जापानीज, हिंदी या इंग्लिश, बाइनरी सारी लैंग्वेज को इसी तरह पढ़ता है, यानी ये सारी भाषाओं की एक भाषा है। केटी को जो बुक मिली थी वो उसकी लैंग्वेज के जरिए स्पिरिट से कांटेक्ट करती है, टॉर्च की लाइट ऑन एंड ऑफ करके। उसको लगता है कि ये स्पिरिट उसकी माँ की है, लेकिन पूछने पे पता लगता है कि ये स्पिरिट उसकी माँ की नहीं बल्कि डैनी की है। अब ये डैनी कौन है? चलिए ये हमको वीडियो के एंड तक तो पता ही चल जाएगा। वो स्पिरिट बताती है कि उसकी माँ तभी लौटेगी जब वो चाहेगा। केटी पूछती है कि ये वो कौन है, तब बोर्ड पे एक नाम लिख के आता है, एवा। जेमी को रवि शर्मा मिलते हैं जिन्होंने वो पोस्ट लिखी थी। रवि की पत्नी ने भी खुदकुशी की थी जिस तरह एना ने की थी। रवि की पत्नी की मौत का वीडियो भी होता है जो बेबी कैम ने रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में हम देखते हैं कि रवि की पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसने अपने ही आप को मार के अपना वोम निकाल लिया था जिससे वो मर गई। जेमी केटी को अपने घर के केयर टेकर के पास छोड़ जाती है। जब केटी खेल रही होती है तब उसकी गुड़िया अपने आप हवा में उछलती है और फिर एकदम से नीचे गिर जाती है। केटी जब अंदर आती है तो उसको टेबल पर वही नाम लिखा दिखता है, एवा, और उसको एक औरत की आत्मा दिखती है। केटी को लगता है कि ये आत्मा उसकी माँ की है, लेकिन ये उसकी माँ की आत्मा नहीं होती है। केटी उस आत्मा को फॉलो करते हुए बेसमेंट में जाती है जहाँ उसको एक आत्मा दिखती है, लेकिन उसके सिर्फ पैर होते हैं, उसका चेहरा नहीं दिखता। फिर वो आत्मा एकदम से केटी के फेस के पास आती है और कहती है, उसने हम सबको मार डाला। आखिर ये आत्मा किसकी है और इस लड़की के साथ ये क्या हो रहा है? तब डैनी की आत्मा बताती है कि उसने इन सबको मार डाला था। केटी के पूछने पे डैनी की आत्मा बताती है कि उसके कई नाम हैं। कुछ टाइम बाद केटी और केयर टेकर वर्ड गेम खेल रहे होते हैं जब केयर टेकर बताती है कि ये सारे नाम एक एनाग्राम है, यानी लेटर्स को इस तरह लिखा जाता है कि वो दूसरी दुनिया के शब्दों को पहचान सके। जेमी उस घर के बारे में पता लगाने जाती है जहाँ उसको पता लगता है कि वो घर नीलामी में हैरिस फैमिली को बेच दिया गया था। जहाँ उसको कुछ पेपर मिलते हैं जिसमें उस फैमिली की फोटो होती है। इस फोटो में वही औरत होती है जो केटी को बेसमेंट में दिखाई दी थी। जेमी को वहाँ अपनी मरी हुई बहन खड़ी दिखती है जिसके मुंह से कीड़े निकल रहे होते हैं। ये देख के जेमी डर जाती है। इसके बाद जेमी को पता लगता है कि सैम ने एना को डिवोर्स नहीं दिया था, बल्कि एना ने खुद सैम को डिवोर्स दिया था। जेमी घर वापस आती है और केटी के रूम में जाती है जहाँ उसको एक पेपर मिलता है जिसमें 2 नाम लिखे होते हैं, एक वही एवा और दूसरा एली। जब वो लाइट बंद कर रही होती है तब उसको वहाँ कोई खड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये सीन मुझे लाइट्स आउट के सीन की याद दिला गया। जिमी बेसमेंट में जाके देखती है तो उसको एक छोटे लड़के की आत्मा देखती है जो एक तरफ इशारा करती है। दोस्तों ये आत्मा और किसी की नहीं, डैनी की थी। डैनी एक छोटा लड़का था। जिमी जब वहाँ जाके देखती है तो उसको एक बॉक्स मिलता है जिसके हिडन कंपार्टमेंट में एक लाल किताब मिलती है जो डीमंस के बारे में होती है। तब जेमी को रवि शर्मा का कॉल आता है जो बताता है कि उसकी पत्नी के कंप्यूटर से 3 कॉन्टैक्ट्स डिलीट हुए हैं, जिनमें से एक है जॉश लिम और आज उसकी पत्नी को मरे हुए 7 दिन हो गए हैं। जेमी जॉश लिम से मिलने जाती है, लेकिन उससे कुछ पूछने से पहले ही जॉश अपनी आंखें फोड़ लेता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहाँ जेमी को वही निशान मिलता है जो रवि की पत्नी की कुर्सी पे था और उसकी बहन के घर की कुर्सी पे बना था। उधर फादर डिसिल्वा बाइनरी के बारे में सर्च कर रहे होते हैं जब वहाँ रखी एक फोटो पे अपने आप वही निशान बन जाता है। सैम को पेपर पे लिखे 2 नाम मिलते हैं और वो लाल किताब मिलती है और सैम उस नाम को डिकोड करने लगता है। फादर डिसिल्वा डेमनोलॉजी की बुक में उस डीमन का निशान ढूंढ रहे होते हैं और वो उनको मिल जाता है। तब फादर को उसी आदमी की आत्मा दिखाई देती है जिसका एक्सॉर्सिज्म उन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में किया था। उधर सैम ने भी उस डीमन का नाम पता लगा लिया था। तब सैम केटी के रूम में जाता है जहाँ उसको डैनी की आत्मा दिखती है। दोस्तों डैनी वही छोटा लड़का है जिसकी फोटो जेमी को आर्टिकल में मिली थी। सैम को टेलीस्कोप के जरिए बीते हुए कल की झलक दिखती है जहाँ उसको दिखता है कि डैनी के पिता डैनी और उसकी माँ को मारा करते थे। इसके बाद जेमी और सैम को मेल के थ्रू एक वीडियो मिलता है जिसे वैन ने भेजा था, जिसको एना ने डिनर पे बुलाया था। उस वीडियो में 5 लोग, एना, जॉश, वैन, मे और शैरलेट, जो कि रवि शर्मा की पत्नी थी, वो लोग दिखते हैं जिन्होंने आत्मा से कांटेक्ट किया था और एक आत्मा वहां आ जाती है। मे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और वीडियो में दिखता है कि मे की परछाई शीशे में धुंधली होने लगी थी। जिस टैब से उन्होंने आत्मा से कांटेक्ट किया था उस पर एक नाम लिख के आता है जिसका एनाग्राम नाम है लेवाइथन, जो कि एक समुद्र का डीमन है। यानी इन 5 लोगों ने मिलकर उस डीमन को बुलाया था, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है और अब मे की परछाई गायब होने लगी है, यानी अब अगला नंबर मे का है। केटी के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है जब उसका बिस्तर हवा में उड़ने लगता है और डीमन उसको इधर उधर फेंकता है। डैनी की आत्मा केटी से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। केटी को अलमारी पे वो वापस आ रहा है ये कूदा हुआ दिखता है। सैम वापस बेसमेंट में जाता है जहाँ वो उस टेलीस्कोप में से वापस देखता है तो उसको बीते हुए कल की घटना दिखती है। उसे दिखता है नाइजल, जो डैनी का पिता था। उसने डैनी और उसकी माँ को मार के बलि चढ़ा दिया था और लेवाइथन को बुलाया था।
ये देख के सैम केटी को उस घर को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन केटी वहाँ से नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि मम्मी वापस लौटने वाली हैं। केटी ये कह के भाग जाती है जब सैम उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ उनको डैनी और उसकी माँ की लाश पेड़ से लटकी दिखती है। केटी भाग के अपने रूम में जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। सैम उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तब वो जेमी को मैसेज करता है। जेमी मे से मिलने जाती है और वहाँ उसको शीशे पर वही निशान मिलता है जो बाइनरी कोड्स के साथ लिखा हुआ था, यानी 0 और 1। वहाँ उसको फादर डिसिल्वा और मैथ्यू भी मिलते हैं। फादर को वहाँ की एक अलमारी में टावर राइजेस लिखा दिखता है और केटी के घर पे लटकी तस्वीर जिसमें टावर ऑफ बेबल था वो बढ़ जाता है। मे के पीसी को चेक करके मैथ्यू बताता है कि ये वो पीसी है जिसने वेबसाइट पे अटैक किया था। इसको मिला के 5 और पीसी हैं। वो डीमन टावर ऑफ बेबल को वापस बना रहा है। इससे पता लगता है कि नाइजेल ने उस डीमन को बुलाया था उस घर में जहाँ वो रहता था, यानी केटी का घर। जेमी को सैम का मैसेज मिलता है और वो घर के लिए निकल जाती है। जेमी केटी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसको कहीं नहीं लेके जाएगी और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जेमी और सैम केटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी माँ एना मर चुकी है और अब वो नहीं आएगी, लेकिन केटी ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहती है कि आज 7वां दिन है और उसकी माँ लौटने वाली है। ये बात उसकी माँ ने मरने से पहले बोली थी कि वो 7वें दिन लौट आएगी। मैथ्यू को मे के पीसी से उन 5 लोगों के पीसी की आईपी मिल जाती है जिससे वेबसाइट्स पे अटैक हुआ था, लेकिन वो पीसी अपने आप एक और अटैक करता है और अब जिस पीसी पे उसने अटैक किया था वो था जेमी का पीसी। जेमी के पीसी से 4 कॉन्टैक्ट्स अपने आप डिलीट हो जाते हैं, वैसे ही जैसे रवि की पत्नी के पीसी से हुए थे। फिर जेमी को डॉक्टर का कॉल आता है और उसको पता लगता है कि उसको भी वही बीमारी है जो एना को थी। फिर उस घर में लगी तस्वीर जिसमें टावर ऑफ बेबल था वो और बढ़ जाता है। वो डीमन मे के पीसी से उनको एक वीडियो दिखाता है जहाँ मे ने अपने आप को मार के अपना दिल बाहर निकाल दिया था। मैथ्यू कहता है कि जेमी को सब कुछ पता है। फादर डिसिल्वा जेमी का बैग देखते हैं तो उनको न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिलता है जिससे पता लगता है कि जब वो डीमन असली रूप में आएगा तब वो वहीं वापस लौटेगा जहां से उसको बुलाया गया था, यानी एना का घर। जेमी सैम से कहती है कि वो खुद को मार देगी और 7 दिन बाद लौटेगी, जैसा कि वो डीमन उन सबसे करवा रहा था। इस तरह वो केटी को बचा पाएगी, लेकिन सैम उसको रोकने के लिए उसको बांध देता है और खुद फांसी लगा लेता है, यानी वो खुद को ही सेक्रीफाइस कर देता है। तब फादर डिसिल्वा वहाँ आते हैं और सैम की जान बच जाती है। अंदर जाने पे वो लोग देखते हैं कि केटी ने मे को गले लगाया होता है और अब वो डीमन मे के शरीर से निकल के केटी के शरीर में चला जाता है और केटी को पोजेस कर लेता है। और अब शुरू होता है एक्सॉर्सिज्म। डीमन फादर से कहता है कि अब तुम इस लड़की को बचाओगे या इसको मार दोगे जैसे तुमने उस आदमी को मार डाला था। साफ है कि वो डीमन फादर को कमजोर करना चाहता था। फादर सैम और जेमी से कहते हैं कि वो बाइबल के वर्सेस पढ़ें, लेकिन जेमी गॉड पे यकीन नहीं रखती, इसलिए वो उसको नहीं पढ़ती है। केटी का फेस बदल जाता है और फादर उस पे होली वाटर डालते हैं ताकि वो डीमन से उसको आज़ाद करा सकें। अब डीमन केटी की आवाज़ में मदद मांगता है ताकि उन लोगों को धोखा दे सके, लेकिन सैम और जेमी केटी को रस्सी से बांध देते हैं और एक्सॉर्सिज्म के दौरान केटी की गर्दन पूरा पीछे की ओर मुड़ जाती है। एक पल के लिए लगा कि डीमन चला गया, लेकिन इतना आसान नहीं होता। वो अब भी केटी के शरीर में था। डीमन कहता है कि तुम सिर्फ गॉड के नाम पे लोगों को बचाते हो, तुम तो अपनी ही आस्था पे विश्वास नहीं रखते। दोस्तों, फादर ने जब उस आदमी का एक्सॉर्सिज्म किया था और वो मर गया था, तब से फादर को डाउट होने लगा था अपनी आस्था पे। वो डीमन फादर को उल्टा हवा में लटका देता है, उनको कीलों से भरा एक क्राउन पहनाता है और कहता है कि वो उनको उसी तरह मारेगा जैसे क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। वो फादर के हाथों में कीले ठोक देता है जैसे क्राइस्ट के साथ किया गया था। जेमी फादर के पास उनकी हेल्प के लिए जाती है। तब फादर कहते हैं कि अपने अंदर के भगवान को ढूंढो जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहा। दर्द और मुश्किल जिंदगी का एक हिस्सा है ताकि हम जिंदगी की कीमत को समझ सकें। और उधर वो डीमन हवा में उड़ जाता है। जेमी क्रॉस को चूमती है, यानी अब वो भगवान पे यकीन रखने लगी है और वो और सैम केटी को नीचे खींचते हैं। जेमी केटी को उसकी माँ के बोले शब्द याद दिलाती है जो उसकी माँ ने उससे कहे थे कि दर्द जिंदगी में इसीलिए होता है ताकि हम जिंदगी की कीमत समझ सकें। जेमी केटी के पेट में लगी वो पाइप दबा देती है जिससे उसके पेट से खून आने लगता है और केटी दर्द से चिल्लाती है जिससे वो डीमन उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। जोर से हवा चलती है और डीमन चादर के पीछे अपने असली रूप में दिखता है और एक पल में गायब हो जाता है और दीवार पे लटकी उस तस्वीर में से बेबिल का टावर गायब हो जाता है और चर्च की वेबसाइट जो हैक्ड थी वो वापस नॉर्मल हो जाती है। अब सब कुछ ठीक हो गया था, उनके बीच के रिश्ते और जिंदगी दोनों। वो लोग मैथ्यू को थैंक्स कहते हैं और उस घर को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद सुसाइड का सिलसिला वापस शुरू हो जाता है और वो टावर वापस बनने लगता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है।
आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। जिस घर में केटी और एना रहते थे उस घर का पुराना मालिक यानी कि नाइजेल ने अपनी पत्नी और बेटे का खून करके उनको डेविल की बलि चढ़ा दिया था और फिर उस डीमन को बुलाया। तब से वो डीमन उस घर में ही था जिसने एना से खुदकुशी करवाई और जब उन 5 लोगों ने घर में वापस स्पिरिट से कांटेक्ट बनाया तो वो डीमन उन 5 से जुड़ गया और उसने एक एक करके उनको मार दिया। इंसान के सबसे बड़े पापों में से एक है खुदकुशी करना यानी भगवान की दी गई जिंदगी का अपमान करना, और यही वो डीमन उन लोगों से करवाता था, यानी कि उसने उन लोगों से सुसाइड करवाया ताकि वो टावर ऑफ बेबल को बना सके। मेसोपोटामिया के लोगों ने हिब्रू भाषा में दुनिया की पहली बाइबल जिसे कहा जाता है इस टावर के बारे में लिखा है। हिब्रू भाषा की पहली बाइबल के अकॉर्डिंग एक डीमन पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके जरूर देखें। दोस्तों, आपको याद होगा वो निशान जो मरने से पहले लोगों की जगह से मिला था, उसको रिंग डायमंड सिंबल कहते हैं। जब मैंने उस निशान को एनालाइज किया तो पाया कि वो एक उल्टा क्रॉस है जिसके दोनों तरफ एक सर्किल बने हैं, जो कि एक तरह से डीमन की निशानी कह सकते हैं। उल्टा क्रॉस यानी गॉड पे विश्वास न होना। 2 सर्किल आई थिंक 2 दुनिया को दिखाते हैं, एक हमारी और एक पैरानॉर्मल वर्ल्ड, और बीच की एक रेखा जो दोनों दुनिया के बीच खींची गई है जिसको क्रॉस करना मना है। ऐसा मैंने पाया उस साइन को देख के। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको टावर ऑफ बेबल के बारे में बता देती हूँ। हिब्रू जेनेसिस यानी पहली बाइबल के मुताबिक लोग पहले एक ही भाषा बोला करते थे, लेकिन बेबीलोनिया का एक राजा जो उस वक्त सबसे ताकतवर था, बेबीलोनियंस को उसने कहा कि हम लोग महान बन सकते हैं अगर वो एक टावर बनाए जो स्वर्ग तक जाता हो। इसके बाद उनको किसी की जरूरत नहीं होगी। उनका ध्यान भगवान से हट गया और खुद को महान लगाने पे चला गया। जब भगवान ने ये देखा तो उन्होंने पाया कि लोगों का ध्यान उनसे हटके खुद को महान बनने पे लग गया है, इसीलिए उन्होंने इस टावर को तोड़ दिया और तब से लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे और वो लोग कंफ्यूज हो गए कि वो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। बेबल का मतलब होता है भगवान का द्वार, लेकिन जब लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे तो वो लोग कंफ्यूज होने लगे। इसके बाद बेबल का मतलब निकाला गया कंफ्यूजन यानी एक दूसरे से दूर हो जाना। एली और एवा उस डीमन के ही 2 नाम थे जिसका एनाग्राम नाम था लेवाइथन। दोस्तों, इस मूवी में हमें एक नए डीमन को जानने मिला, लेवाइथन। जोइश का मानना है कि ये एक समुद्री ड्रैगन है जिसको आप मॉन्स्टर भी कह सकते हैं, जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल की बुक्स में मिलता है। इस डीमन को भगवान ने मार डाला था और एज अ फूड हिब्रू लोगों को दे दिया था। अगर आप ऐसे ही और मॉन्स्टर पे वीडियो देखना चाहते हैं जहां मैं इन सब को डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो को 2000 लाइक्स का प्यार दिखाएं और मुझे अच्छा लगेगा आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन मूवी द ऑफरिंग को लेके। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और मैं उन सब्सक्राइबर को थैंक कहना चाहूंगी जिन्होंने इस मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे ये मूवी सजेस्ट की थी, क्योंकि हमें इससे एक नए डीमन को जानने का मौका मिला। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिकॉज यू आर प्रीशियस। लॉट्स ऑफ लव।